मान लीजिए कि मर्डर हुआ, नो मैटर किसने किया, आपने किया, मैंने किया, एक लड़की ने किया, एक लड़के ने किया, हिंदू ने, क्रिश्चियन ने, मुस्लिम ने किया, सजा सबको एक जैसी ही मिलेगी। सजा किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, सजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। लेकिन जब सजा किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के आधार पर नहीं दी जाती है तो फिर मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन जैसे सारे के सारे केसेस जेंडर और रिलीजन के अकॉर्डिंग वेरी क्यों कर जाते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन है यूसीसी। लेकिन ये सॉल्यूशन है या खुद ही में एक प्रॉब्लम है, तो आइए समझते हैं आज की इसी वीडियो के अंदर। अगर देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, एक देश एक कानून हो जो बराबरी से हिंदुओं और मुसलमानों पर लागू होगा, तो इसमें क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है और भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाएं। इसको शरीयत से चलाने या किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का हम लोग प्रयास न करें। तो आइए समझते हैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में एग्जांपल के साथ में। तो पहली बार यूसीसी की जरूरत पड़ती है 1985 में हुए शाहबानो केस से। असल में शाहबानो एक शादीशुदा महिला है जिसकी शादी 1932 में हुई थी। उसके पति का नाम मोहम्मद अहमद खान था और वो एक लॉयर था और उससे उसे 5 बच्चे थे। लेकिन 14 साल के बाद में मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी कर लेता है और कुछ समय तक तो वो दोनों ही पत्नियों के साथ में रहता है। लेकिन 1975 में जब शाहबानो की उम्र 62 साल की थी तब वो उसे घर से बाहर निकाल देता है अपने 5 बच्चों के साथ में और कहता है कि तुम कहीं और जाकर रहने लग जाओ, मैं तुम्हें 200 रुपए का मेंटेनेंस देता रहूंगा। शाहबानो भी इस बात को एग्री कर जाती है और वो अपने 5 बच्चों को लेकर कहीं और रहने के लिए चली जाती है। मोहम्मद अहमद खान 3 साल के बाद में मेंटेनेंस देना बंद कर देता है, यानी कि 1978 में वो शाहबानो को मेंटेनेंस देना बंद कर देता है। मेंटेनेंस बंद होते ही शाहबानो एक वकील हायर कर कोर्ट में केस दर्ज कर देती है। यह बात सुनकर मोहम्मद अहमद खान शाहबानो को तलाक बोलकर तलाक दे देता है और जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो यही बात बोलता है कि कोई भी मुस्लिम अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसे मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही देनी होती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937। तो इद्दत की अवधि क्या है? तो इद्दत की अवधि सिंपली अगर महिला को तलाक दे दिया गया है तो सिर्फ 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देना होगा, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक मेंटेनेंस देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद अहमद खान इतना कैसे जान रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो भी एक पढ़ा लिखा लॉयर ही था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला शाहबानो के पक्ष में सुनाता है और अहमद खान को यही कहता है कि उसे हर महीने शाहबानो को 25 रुपए का मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन इससे अनसेटिस्फाई होकर मोहम्मद अहमद खान इस बार हाई कोर्ट चले जाता है और हाई कोर्ट भी सेम फैसला सुनाता है शाहबानो के पक्ष में। लेकिन इस बार शॉकिंग चीज अहमद खान के लिए ये होती है कि जो प्राइस लोअर कोर्ट ने 25 रुपए रखी थी वही प्राइस बढ़ाकर हाई कोर्ट ने 179 रुपए और 20 पैसे कर दी होती है। लेकिन इससे एक बार फिर से अनसेटिस्फाई होकर मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। लेकिन इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पक्ष में ही केस सुनाती है और जो अमाउंट लोअर कोर्ट ने डिसाइड करी थी उसी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन एक चीज और ऐड कर देती है कि शाहबानो को बार बार परेशान करने के लिए मोहम्मद अहमद खान को 10,000 रुपए की वन टाइम पेमेंट भी करनी पड़ेगी। यह फैसला सुनते ही पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाती है। और उस टाइम पे जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी, और ना चाहते हुए भी राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना पड़ता है और फैसला अहमद खान के पक्ष में सुनाना पड़ता है। लेकिन इससे हमें एक बात तो यहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि शाहबानो के इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर फजीहत हो रखी है। देखिए, डाइवोर्स वो दूसरी टर्म आ जाती है जो कि अलग अलग रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर जाए और इस्लाम में ही एक बहुत ही पॉपुलर सी टर्म निकल के आती है निकाह हलाला। तो आइए समझते हैं निकाह हलाला को एक एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए कि एक पति पत्नी का जोड़ा है और उन दोनों के बीच में कुछ खिटपिट हो गई और उन्होंने तुरंत ही डाइवोर्स लेने का निर्णय बना लिया। लेकिन वो कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि जो भी हुआ वो एक गुस्से में और एक अनजाने में हुआ। लेकिन अब वो दोनों के दोनों वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं, मतलब वापस से पति पत्नी बनना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम में ये होना इतना आसान नहीं। अगर दोनों पति पत्नी दोबारा से साथ में रहना चाहते हैं तो इस्लाम में एक प्रोसीजर होता है निकाह हलाला। बेसिकली इसमें होता यह है कि अगर पत्नी दोबारा से अपने पुराने पति के साथ में शादी करना चाहती है तो पत्नी को पहले किसी दूसरे मुस्लिम लड़के के साथ में शादी करनी होगी, तभी वो एलिजिबल हो पाएगी अपने पुराने पति के साथ में शादी करने के लिए। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ नाम मात्र के लिए वो नए मुस्लिम लड़के से शादी कर ले और फिर दोबारा से अपने पुराने पति से शादी कर ले। लेकिन हियर इज द कैच, उस मुस्लिम वुमेन को नए मुस्लिम लड़के से सिर्फ शादी ही नहीं करनी होगी, संबंध भी बनाने पड़ेंगे। एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में भी इस मुस्लिम वुमेन के फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स की फजीहत हो रखी है। तो चलिए हम समझते हैं मैरिज को। हिंदू,
क्रिश्चियन और बाकी जितने भी रिलीजन हैं वो सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं एक्सेप्ट इस्लाम। इस्लाम में एक मेल 4 फीमेल के साथ में शादी कर सकता है। देखिए कजिन मैरिज लगभग सभी धर्मों में होती है, इस्लाम में तो होती ही है, क्रिश्चियंस में भी होती है, लेकिन हिंदुइज्म में डाइवर्सिटी एरिया के बेसिस पे देखी जाती है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो कजिन मैरिज बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे तो हिंदुइज्म में कजिन मैरिज होती है। चलिए अब समझते हैं इनहेरिटेंस को, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड। हिंदुइज्म में प्रॉपर्टी अगर बच्चा फीमेल और मेल दोनों है तो प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में प्रॉपर्टी मेल को ज़्यादा मिलेगी कंपैरिजन टू फीमेल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा चर्चा क्यों बटोर रहा है। तो उसकी बहुत ही सिंपल सा रीज़न है बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली धारा 370, दूसरी मंदिर वहीं बनाएंगे और तीसरा यूसीसी लागू करवाएंगे। और इसीलिए 14 जून 2023 को सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक से पूछा कि क्या वो यूसीसी भारत में लाना चाहते हैं, इसके लिए वो वोट कर सकते हैं। और 46 लाख से भी ज्यादा रेस्पॉन्सेस कमीशन के पास में जा चुके हैं। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, इसको देश में आना चाहिए तो बिल्कुल आना चाहिए। इससे सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही कम नहीं होगा जो कि रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे होता है, बल्कि इंडिविजुअल की डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी। थैंक यू।